हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर और एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या है, कैसे करते हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी होती है और किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू किस स्टॉक को हमें बाय करना है या सेल करना है। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। हमारे पास इन्वेस्टिंग या कह सकते हैं हम ट्रेडिंग को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास फर्स्ट जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस एक्शन या चार्ट ट्रेडिंग में हम इसको कह सकते हैं। सेकंड होता है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम आज सीखने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि हम जो है बहुत सारे डेटा को पढ़ते हैं। डेटा भी कह सकते हैं कि अगर हम स्टॉक की बात करें तो उसके अंदर कंपनी क्या काम करती है, प्रॉफिट लॉस बाकी रेशियोज को हम लोग देखते हैं, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। थर्ड हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है हम मैथ का यूज करके पता लगाते हैं कि हमें कहाँ पे बाय या सेल करना है। आज हम लोग इस सेकंड वाले यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है हम आगे और सेपरेट कर सकते हैं। एक होता है फॉरेक्स का फंडामेंटल, वो अलग होता है। हम स्टॉक्स के बारे में बात करें कि स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये समझना होगा कि एक स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का सिंपल सा मतलब होता है, अगर मैं आपको एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊं, कि हम एक कंपनी के छोटे से हिस्से को खरीद रहे हैं। तो अगर वो कंपनी मुनाफा करे या चाहे वो कंपनी घाटा करे, दोनों का फायदा हमें देखने को या नुकसान हमें देखने को मिलेगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन एक कंपनी का ओन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, इवन तो जो एक कंपनी का ओनर होता है वो भी उसके बाद अपनी कंपनी के स्टॉक्स यानी कि ओनरशिप होती है, लेकिन उसका जो ओनरशिप होता है वो 51% होना चाहिए, तब जाके हम उसको ओनर कह सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टॉक होल्डर होगा जिसके पास 51% शेयर हो जाएगा किसी भी कंपनी का, तो वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का ओनर बन जाएगा। ये केस कुछ टाइम पहले एक स्टॉक के साथ हुआ था, अगर आपको पता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्टॉक कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी कैटेगरीज में हमने स्टॉक्स को बांटा हुआ है। सबसे पहले होते हैं लार्ज कैप स्टॉक। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक होते हैं जितने भी अपने बड़े बड़े स्टॉक्स ने, जैसे कि रिलायंस, भारती एयरटेल, टीसीएस, ये सारे किसमें आते हैं, लार्ज कैप में आते हैं। हम कह सकते हैं कि लार्ज कैप जो है वो बड़े स्टॉक्स होते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, कैप का मतलब क्या होता है। लार्ज कैप, कैप का मतलब होता है कंपनी की कितनी, आप कह सकते हैं वर्थ कितनी है, वो कितना कितनी बड़ी कंपनी है। अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊं, एक कंपनी जितनी बड़ी होती है उतना हम उसको कैप, उसका मार्केट कैप इतना है। सेकंड होती है हमारे पास मिड कैप। मिड कैप का मतलब होता है वो कंपनी जो ना ही तो लार्ज कैप की तरह बहुत ही बड़ी है लेकिन ना बहुत ही छोटी है, बीच में है, मिड में है, तो इनका होता है मिड कैप। उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास स्मॉल कैप, मतलब वो कंपनी जो सबसे ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में हमें सबसे कम प्रॉफिट देखने को मिलता है लेकिन इसमें रिस्क भी कम होता है। मिड कैप में हमें लार्ज कैप से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है लेकिन इसमें रिस्क भी लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। स्मॉल कैप के अंदर भी हमें सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लार्ज मिड कैप, बट इसमें रिस्क भी उतना ही होता है, बिकॉज एज वी नो इन स्टॉक मार्केट रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। तो जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वो आप इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं और स्मॉल कैप पे भी कर सकते हैं। खाली स्मॉल और मिड कैप के लिए बीच में कुछ एक्सेप्शंस रहेगी, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे बेसिक चीज क्या होता है, ठीक है, ये क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है, पहले तो हम लोग कुछ शीट्स को देखेंगे, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये कुछ शीट्स होते हैं जो कि हर एक कंपनी इशू करती है, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। सेकंड हम लोग रेशियोज को समझेंगे कि हमें कौन कौन से रेशियोज देखने होते हैं और रेशियोज का क्या मतलब होता है, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। थर्ड हम लोग सीखेंगे वैल्यूएशन। ठीक है, कि हम लोग के कुछ ऐसे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिनका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो खरीदने लायक है या नहीं है, या वो ज्यादा महंगी या सस्ती तो नहीं है एज कम्पेयर टू इट्स प्राइस, जो उसका मार्केट में प्रीमियम भी चल रहा है, उसको हम लोग वैल्यूएशन कहते हैं। इन तीन चीजों को मिलाकर हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे और हम जो है एक एक करके सबको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस किन लोगों को करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस या तो आप बोल सकते हैं हमारे पास मार्केट में ट्रेडर होता है जो इंट्राडे स्कैल्पिंग करता है, दूसरा स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर होता है और थर्ड हमारे पास इन्वेस्टर होता है जो कि सालों के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके रखता है। ट्रेडर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी नहीं है, बिकॉज वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या वो स्कैल्पिंग कर रहा है, उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। एक ट्रेडर को खाली फर्क पड़ता है कि मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए प्राइस में, चाहे अपसाइड आए या चाहे डाउन साइड आए। ठीक है, उसको बस मूवमेंट चाहिए, वो चाहे किसी भी प्राइस पे हो। अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, स्विंग ट्रेडिंग में हमें थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखने पड़ते हैं, एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल, एक स्टॉक के क्या है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, लेकिन इसमें भी हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस की। लेकिन
इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस को प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज़ वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं, हिस्सेदार बन रहे हैं। तो उनको फ़र्क पड़ता है कि फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस मायने रखता है। लेकिन अगर ट्रेडर भी है, फिर भी आपको एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस की जो नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो आप मान सकते हैं अप्रैल से अप्रैल तक होता है। फाइनेंशियल जो फाइनेंस होता है उनका ईयर होता है, इतना मान लो। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल के अंदर 3-3 महीने का गैप। आपने अक्सर सुना होगा कि ये कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट लाने वाली है, इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब होता है कि 3 महीने के जो भी डेटा होगा उसको हम लोग क्वार्टरली कहते हैं। आप खुद डिसाइड कर लो कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो कितने क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर का अगर हम लोग डेटा देख रहे हैं तो हम लोग मार्च टू मार्च, अप्रैल टू अप्रैल देखते हैं। तो लेकिन ज़्यादा हम जो ध्यान या एक्यूरेट मानते हैं वो हम लोग फाइनेंशियल ईयर के डेटा को ही मानते हैं। क्वार्टरली भी हम लोग देखते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं।